सो स्टार्ट करते हैं आज आपके सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है होम्योस्टेसिस। इस होम्योस्टेसिस को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर चीज़ एक लिमिट में नॉर्मल लेवल पे ही ऑपरेट कर रहा होता है इस दुनिया में। अगर आपने देखा होगा खुशी है, अब बंदा खुश है तो नॉर्मल खुशी है तो सेहत के लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश है ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। गम है, थोड़ा बहुत गम है, अच्छी बात है, लेकिन जब वो ओवर हो जाते हैं तो नुकसान है। लाइफ में अगर आपके पास एक नॉर्मल लेवल पे चीज़ें हैं तो फ़ायदे की तरफ जाती है। आपने नॉर्मल से ऊपर या नीचे हमेशा नुकसान की तरफ जाते हैं। ये जिसमें एक आम लाइफ की मैंने बात की, चीज़ें अपने लिमिट में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपने लिमिट से बाहर जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। कि कभी वो कहते हैं अब ज़्यादा मीठा ना बन, क्या मतलब उसका कि भाई अगर आप इतना ज़्यादा मीठा बनोगे तो आपको लोग खाएंगे, ज़्यादा कड़वा बनोगे तो लोग फेंक देंगे। कि किस हालत पर आ जाओ, एतदाल दरमियाना लाइफ पर आ जाओ। तो भाई हमारे बॉडी के अंदर ये जो जिंदा चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी इसी तरह के सिस्टम्स हैं जो कि अपने एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रहकर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर ख़तरा होता है कि वो या तो कभी ऊपर चला जाए अपने नॉर्मल लिमिट से या नीचे आ जाए। हमारी बॉडी इस तरह की आइडियल बॉडी नहीं है कि इसमें कभी चेंज ही ना आए। इसमें ख़तरे होते हैं, कभी कोई सिस्टम अपने नॉर्मल से ऊपर आएगा नुकसान की तरफ, या तो कभी वो नीचे चला जाएगा, वो भी नुकसान है। तो ऐसे नुकसानात से बचने के लिए अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है। वो सिस्टम का मेन काम ही यही है कि अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा हो जाए तो उसको दोबारा से अपने नॉर्मल लेवल पे ले आने, और अगर कोई प्रोसेस आपके बॉडी में अपने नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाए तो वो वाला सिस्टम उसको ऊपर लाकर वापस कहाँ पे लाएगा, नॉर्मल लेवल पे लाएगा। इस सिस्टम का नाम जो कुदरती तौर पर हमारे और आपकी बॉडी में मौजूद है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का जो मेन मकसद है वो क्या हुआ, बॉडी को बचा के रखना है किस चीज से, उन तब्दीलियों से जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, डेफिनेशन को फर्दर समझाने के लिए होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पर अगर आप देखें, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये अक्सर हमारे बुक्स में ये लिखा होता है, मेंटेन अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, बार बार इस तरह से लिखा हुआ होता है। मैं पहले आपको बताऊंगा एनवायरनमेंट है क्या चीज़। एनवायरनमेंट को सीख लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ। एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि जैसे कि आप लोग इस वक्त यहाँ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास का जो माहौल है वो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे जहन में सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है। माहौल यानी एनवायरनमेंट दो तरह के हैं। एक वो जो आपकी बॉडी के बाहर है, मेरे आउटसाइड माई बॉडी क्या है, हवा है, रोशनी है, पानी है, ठीक है, टेम्परेचर है, नमी है, ये आउटसाइड मेरे बॉडी के आउटसाइड है, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप एक्सटर्नल कंडीशंस भी बोल सकते हैं। तो बाज़ बुक्स में मैंने देखा कंडीशन लिखा हुआ है, तो डोंट वरी, कंडीशन और एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आपके एक्सटर्नल कंडीशन हो गए। अब ज़रा बॉडी के अंदर आ जाइए। आपके बॉडी के अंदर फिर क्या है, इंटरनल कंडीशन है। जब आप अपने बॉडी के अंदर आएंगे तो फिर वहां पर कौन सी हालात है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है या इंटरनल कंडीशन है। तो ये था आपका एनवायरनमेंट, एक था इंटरनल और एक था एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, इनसाइड द बॉडी
फिर आप इनसाइड बॉडी आ जाए, इनसाइड द ब्लड, आपके खून के अंदर के जो माहौल है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। इनसाइड द सेल, इवन आपके सेल के अंदर का जो माहौल है वो भी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। सो एक बार आप बॉडी के अंदर आए, फिर वहां पर कौन सा माहौल स्टार्ट होगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। और आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या है? आउटसाइड द बॉडी है। उसमें क्या आ रहा है? एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये आपका आउटसाइड है। अच्छा, अब हमने एक रिलेशन देखा इन दोनों के दरमियान। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। खासकर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो इसका मोहताज है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है जनाब चेंज। फोन साइज नजर आ रहा है? अच्छा, ये जो है क्या हुआ? चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? आप किसी को कोई आइडिया है? देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। अभी कुछ ही महीने पहले गर्मी थी, अभी क्या है? सर्दी भी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले टेम्परेचर क्या था? 27, 28, 35, 40 पे था। अब टेम्परेचर क्या है? 8, 5, -1, -2। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले अगर नमी थी, अब नमी नहीं है। पहले अगर नमी कम थी, अब ज्यादा है। तो चेंज हो रहा है। इस माहौल में जब तब्दीली आ गई, इसका असर किस पे पड़ता है? इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर इस पर इसका फर्क पड़ता है। एक बात है, अगर आपका माहौल में सर्दी बढ़ गई तो क्या आपकी बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर बाहर सर्दी हो गई है तो ये ख़तरा है, ये हो सकता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि आपका जिस्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या है? कनेक्ट है। लिहाजा अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज ना होता, मैं दोबारा ज़रा अपनी बात पर रिपीट करता हूँ, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता तो हमारी बॉडी का माहौल कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता था तो शायद हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस की ज़रूरत ही ना पड़ती। हम लोग एक आइडियल जिस्म होता हम लोगों का। खैर, तो आइडियलिज्म तो दुनिया में है ही नहीं। आपकी बॉडी में चीज़ें क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आपका बाहर का माहौल में तब्दीली से अंदर का माहौल चेंज हो जाता है। सो मैंने एक और डायग्राम आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप रहते हैं किसके अंदर? आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ? चेंज हो जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। चेंज हो जाता है। इसके चेंज हो जाने से असर पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो अब आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने स्पेशली ये लिखा हुआ है कि यार ये इंटरनल एनवायरनमेंट है क्या चीज़। इसकी एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या है? इतना तो पता चल गया कि इनसाइड द बॉडी इज इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आप बॉडी के अंदर चले जाए, वहां पर आप देखना चाहते हैं कि यार कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट है। बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है कि नहीं? तो वो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक तो बाहर का टेम्परेचर है ना, नहीं, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसी तरह बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर है, तो ये बॉडी का कौन सा एनवायरनमेंट है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसी तरह आपके बॉडी में कचरा भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये भी क्या चीज़ है? ये आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। ब्लड शुगर लेवल, खून के अंदर शुगर का एक लेवल होता है। शुगर से अक्सर लोग डर जाते हैं कि यार ये बीमारी है। नहीं, शुगर एक ज़रूरत की चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसका अपना एक मिकदार होता है। उस मिकदार को क्या बोलते हैं? ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसी तरह आपके ब्लड का पीएच भी होता है, pH 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए, आपको समझाने के लिए 5 एग्जांपल काफ़ी है।
चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है उसमें आपके जहन में इसका अच्छा सा आइडिया होना चाहिए कि यार ये होमोस्टेसिस है क्या चीज़, इंटरनल इन्वायरमेंट है क्या चीज़। आपके जहन में इनका जिक्र होना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। ब्लड का पीएच है, ब्लड शुगर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी साल्ट है, बॉडी टेम्परेचर है। आप ज़रा देखिए, बॉडी टेम्परेचर जिस्म का चेंज हो सकता है। यस, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा हो सकता है अपने नॉर्मल से। चलो मैं एक आपकी आसानी के लिए एक नॉर्मल इस तरह लाइन लिख लेता हूँ। ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है। दिस इज़ अ नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन से आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है वैसे? 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ से ऊपर हो सकता है। और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर नीचे भी हो सकता है। किस लिए, कब ऊपर होगा बॉडी का टेम्परेचर? मोस्टली जब गर्मी होगी या आपको बुखार लगेगा। बॉडी का टेम्परेचर नीचे भी जा सकता है सर्दी के मौसम में। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। या तो अपने नॉर्मल से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसी तरह बॉडी के अंदर जो वाटर है, हम कहते हैं वाटर जो है पानी ज़रूरत की चीज़ है। पानी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये ना समझे कि पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है तो बॉडी में जितना ज़्यादा हो जितना फ़ायदा है, गलत है ये बात। पानी जितना भी ज़रूरी चीज़ होए, अगर बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाए अपने तनख्वाह से, अपने लिमिट से, तो ये नुकसान काज करते हैं। तो बॉडी का वाटर भी क्या हो सकते हैं? ज़्यादा हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, मसला है। और बॉडी का लेवल, वाटर लेवल कम भी हो सकते हैं। दोनों हालात हो सकते हैं। पहले से भी मैंने बताया था, आपका जिस्म एक ऐसा स्पेशल जिस्म नहीं है कि इसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी। ये बेचारा जो है कमज़ोर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, चीज़ें बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो अगर मैं इसको वापस आपके लिए दिखाऊं, आपके बॉडी के अंदर अल्लाह ने जो निज़ाम रखा था, क्या नाम था उसका? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की मदद से अगर बॉडी का वाटर और साल्ट कम हो गए तो वो उसको वापस क्या करेगा? ज़्यादा करके कहाँ पर ले आएगा? नॉर्मल लेवल पे वापस ले आएगा। और अगर बॉडी का पानी और वाटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वही सिस्टम आपके वाटर लेवल को कम करके अपने नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर भी अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो होम्योस्टेसिस उसको ज़्यादा से कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। और अगर कम हुआ है तो ज़्यादा करके अपनी नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। कौन लेके आएगा? होम्योस्टेसिस को ले आएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर होम्योस्टेसिस हड़ताल करे, स्ट्राइक, भाई मैंने काम नहीं करना है, तो क्या होगा? बॉडी अपनी नॉर्मल पे नहीं आएगा तो क्या होगा? बीमारी होगी, बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। इसी तरह शुगर लेवल का भी यही केस है। शुगर ज़्यादा होगा, कम करना पड़ेगा, कम हुआ तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ब्लड पीएच ज़्यादा हो सकता है, कम करना पड़ेगा, कम हुआ ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आपके जिस्म में बेचारा जो सिस्टम है, बेचारा नहीं कि बहुत ही मतलब कार्यमद है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये आपकी बॉडी में 24 घंटे काम करते हैं, सोते हुए, जागते हुए काम कर रहे होते हैं। काम क्या है? इसको क्या ड्यूटी दी गई है कि आप मेंटेन रखो, कहीं भी कोई तब्दीली आई आप उसको वापस अपनी हालत पे ले आना। आपका काम यही है होम्योस्टेसिस है। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के जो कंपोनेंट्स है हमारे बुक में, हमारे सिलेबस के मुताबिक 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले का नाम है थर्मो रेगुलेशन, दूसरे का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, तीसरे का नाम है एक्सक्रीशन। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स है। इवन आप कह सकते कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में इनको एक ही चैप्टर के अंदर डाला हुआ है। ये एक टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है। इन्हीं 3 टॉपिक्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर ही खत्म होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन की तरफ। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ये जो डायग्राम आपके लिए मैंने लिखा था टेम्परेचर का,
अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पे लाना होगा। इसको क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, एरो का डाउन एरो का मतलब क्या है? किसी चीज का कम हो जाना, तो बॉडी उसको क्या करेगी? ज्यादा करके नॉर्मल लेवल पे ले आएगी। इसको क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। थर्म हमेशा इसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। रेगुलेशन मीन्स मेंटेन करना। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो फिर इसको क्या कहेंगे? ये आज आप जस्ट सरसरी पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ जानदारों में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कई तरीके काम कर रहे होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो जो आपको चैप्टर के लास्ट में बता देंगे। चैप्टर की आज बिल्कुल शुरुआत है। ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि बजाते खुद एक चैप्टर है, उसका डेफिनेशन क्या है? बॉडी के अंदर पानी और नमकियात या सॉल्ट, ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका बॉडी उसको क्या करेगा? वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे लाएगा। तो अगर हमारे बॉडी में हम मेंटेन करें कि इसको वाटर एंड साल्ट को अगर मेंटेन करें तो फिर इसको क्या कहेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। अच्छा, बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कई तरीकों से परफॉर्म करते हैं। इसके लिए अपना एक सिस्टम है जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। इसी तरह एक्सक्रीशन में क्या होगा? एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर अगर कचरा है, इसमें ज़्यादा और कम की बात नहीं है, बॉडी के अंदर जो जहरीली चीज़ें बन जाते हैं, जहरीले वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसको अगर निकाल दिया जाए तो बॉडी सेफ रहेगी, और अगर ये बॉडी के अंदर जमा होते गए तो ये बॉडी के लिए नुकसान है। लिहाजा बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देना अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन उसको क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन इसको कहेंगे। एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी ने कचरा बाहर फेंकने से जो है वो रोक लिया गया अपने आप को कि बॉडी से बाहर कचरा नहीं जा रहा, इसका मतलब है होम्योस्टेसिस में गड़बड़ है, होम्योस्टेसिस वो काम सही नहीं कर रहा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका। बाज लोगों के जोड़ के अंदर, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड नाम का कोई कचरा है, वो जमा हो जाता है। यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड ये हर शख्स के अंदर है, हमारे आप सबके बॉडी में है, कचरा है। आमतौर पर ये निकल रहा होता है, लेकिन बाज लोगों में ये निकलने के बजाय आपके जोड़ों के अंदर ये जमा हो जाते हैं। फिर उन लोगों को जोड़ों की बीमारी हो जाती है, और जोड़ की बीमारी हो जाएगी, फिर इसको क्या कहेंगे? आर्थराइटिस, गाउट, ठीक है। यूरिक एसिड जमा हो गई जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस। तो होम्योस्टेसिस का काम नहीं करना बीमारी की तरफ इशारा है, होम्योस्टेसिस का काम करना सेहत की तरफ इशारा है, एक अच्छे सेहत की तरफ इशारा है। तो ये तीन कंपोनेंट्स आ गए। अब आपको मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि एक्सक्रीशन कौन करेगा बॉडी में, मतलब कौन? किडनी इसमें इन्वॉल्व है, लिवर इसमें इन्वॉल्व है, स्किन और लंग्स, ये चार के चार इसमें इन्वॉल्व है कचरे को बाहर निकालने में। ऑस्मो रेगुलेशन में जो है कौन इन्वॉल्व है? ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में जो है आपका किडनी जो है वो इन्वॉल्व है। आपके गुर्दे जो है वो ये काम करेंगे। वाटर साल्ट को लेवल करने में किसका किरदार होगा? किडनी जो है वो। इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं होम्योस्टेसिस में, राइट। उसको मैं यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मोस्टली वो किडनी जो है आपको बता देगा कि किस तरह से उसने वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करना है। थर्मो रेगुलेशन मतलब ये फिर कौन परफॉर्म करेगा? थर्मो रेगुलेशन के लिए जो है आपका जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो है, मसल्स है, हार्मोन्स है, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं जो है ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो यूजुअली टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए ब्लड जो है आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन करेगा मुख्तलिफ तरीक़ों से।
तो इसके साथ ही ये टॉपिक आज के लिए ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे।